हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम क्लास 10th साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे और आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस फील होगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की व्हेन 2 मिलीलीटर of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में आपने जिंक को मिलाया और फिर उसके बाद उसे वार्म किया, तो रिएक्शन क्या आया आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपको बताना है। तो बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इमेजिन करो कि आपके पास एक ग्लास है जिसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका पानी है जो कि एक बहुत तेज साबुन जैसा ही होता है, जिसे हम बेस कहते हैं। जहाँ पर भी OH बच्चों आ जाता है उसे हम बेस कहते हैं। प्लस आपने उसमें ग्लास में कुछ जिंक के मेटल छोटे छोटे टुकड़े उसमें डाल दिए। अब जब आप इस ग्लास को हीट करोगे तो बच्चों क्या होगा, जिंक मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने के बाद एक नई चीज़ बनाएगा जिसे हम कहते हैं बच्चों ZnO2। इसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। आपने याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जिंक जब मिलता है मेटल तो सोडियम जिंकेट बनता है और साथ ही साथ एक गैस निकल जाती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। ये गैस जल्दी से उड़ जाती है बहुत ही छोटे छोटे बबल्स के रूप में। तो आपने याद रखना है। तो इससे आपको ये पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर आप 2 लगाएंगे क्योंकि सोडियम के यहाँ पे 2 है। तो अब ये पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पर एक्टिविटी 2.4 में पूरा का पूरा क्वेश्चन गिवन है, मतलब वहां से ये क्वेश्चन आपका आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो कह रहे हैं सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स फॉर एनर्जी डीकम्पोजिशन इज लाइट। तो बच्चों आपको डीकम्पोजिशन का मतलब पता होना चाहिए कि अगर जब एक कंपाउंड होता है वो कंपाउंड टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में जब बन जाता है तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस क्वेश्चन में वो पूछा है कि टूटने के लिए उसे लाइट चाहिए। तो लाइट चाहिए इसका मतलब क्या होगा कि FeSO4 यानी कि आपका आयरन सल्फेट जो होता है बच्चों वो हीट से टूटता है। H2O पानी आपका इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा जाता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड यानी कि चौक हो गया। कैल्शियम क्लोराइड भी बच्चों हीट से तोड़ा जाता है। अब बचा AgBr। AgBr का मतलब होता है बच्चों, Ag होता है आपका सिल्वर और Br होता है आपका ब्रोमीन। तो जब भी ये एक सिल्वर ब्रोमाइड बन जाता है AgBr, तो ये बना कैसे कि ये वाइट कलर का एक पाउडर होता है। जब इस पाउडर को आप सनलाइट में रखते हैं तो ये पाउडर जो है वो टूट जाता है, एक सिल्वर में बदल जाता है और एक ब्रोमीन में। ब्रोमीन ये आपकी गैस होती है, ये रिलीज हो जाती है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पूछ रहा है कि अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, एक मेटल बताओ और एक नॉन मेटल बताओ जो कि लिक्विड स्टेट में होगा रूम टेम्परेचर पर। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि मेटल किस फॉर्म में होते हैं। मेटल आपको पता है कि पूरी तरीके से आपके सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है, जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया। लेकिन बच्चों एक मेटल ऐसा है मर्क्यूरी नाम का जो कि आपका लिक्विड हो जाता है टेम्परेचर मिलते ही। तो इसको हम Hg भी लिखते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। और ये आपका थर्मामीटर में भी यूज़ होता है मर्क्यूरी। आपको पता है थर्मामीटर में मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया एक मेटल ऐसा। अब दूसरा देखते हैं हम नॉन मेटल। अब देखो बच्चों नॉन मेटल किस किस स्टेट में होते हैं, एक तो गैसियस स्टेट में होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, है ना, और सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। सॉलिड स्टेट में मतलब कि जैसे आपका हो गया कार्बन हो गया,
ठीक है। तो अब क्या होता है कि लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है ब्रोमीन नाम का बच्चों, जो कि क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपको आंसर मिल गया है कि यहाँ पर एक मेटल पूछ रहा है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, और नॉन मेटल पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली। का मतलब है बच्चों पहले आपको मेटल वाले का आंसर देना है, फिर नॉन मेटल का देना है। तो पहला आंसर मेटल का मर्क्यूरी है और दूसरे का नॉन मेटल का ब्रोमीन आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पूछ रहा है। वो कह रहा है आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर है वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। तो इनमें से कोई दो ऑप्शन आपके सही हैं। तो बच्चों देखो कार्बन कंपाउंड्स की खूबियाँ क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कार्बन कंपाउंड्स आपको पता होने चाहिए जो बच्चे कार्बन से मिलकर बनते हैं। आपको पता है जो कार्बन से बने होते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ऑयल हो गया। तो इनकी बच्चों दो खास बातें होती हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला होता है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। इनके मॉलिक्यूल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये करंट को आगे लेकर ही नहीं जा पाते। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि ये इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को काफ़ी हल्के से पकड़ते हैं, इसलिए ये क्या होता है कि जल्दी से पिघल भी जाते हैं। पिघलने का मतलब है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है। और ये उबल भी जल्दी जाते हैं, यानी कि उबलने का मतलब है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होता है। जैसे अगर आप तेल को गर्म करोगे तो वो जल्दी से उबलने लगता है ना। तो ये आपने कार्बन कंपाउंड के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है कि वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और उनके बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर किस किस में है, एक तो सेकंड में है और उसके बाद फोर्थ में है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग। अब देखो बच्चों नेक्स्ट में वो क्या पूछ रहा है कि कुछ कंपाउंड्स उसने हमें दे रखे हैं FeSO4, CuSO4, CaSO4, Na2CO3। वो कह रहा है ऐसा कंपाउंड बताओ जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और उससे क्रिस्टलाइन में एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी सॉल्ट क्रिस्टल्स के रूप में, क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे दाने के रूप में होता है, तो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं इस क्रिस्टल्स के साथ। ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा याद तो नहीं रखना है, बस आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि किस किस का, जैसे कि FeSO4 है तो FeSO4 के साथ बच्चों ये इसे हम आयरन सल्फेट कहते हैं। आयरन सल्फेट में आपको याद रखना है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है। और फिर आपसे उसने पूछा है CuSO4। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, इसमें आपके बच्चों 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। और फिर आपका आता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, इसमें आपके बच्चे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट आता है आपका Na2CO3, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और इसमें बच्चों 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा उसने हमसे मैक्सिमम नंबर के बारे में पूछा था, तो मैक्सिमम हमारा Na2CO3 में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 6 पर देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। अब देखो बच्चों ऑक्साइड का मतलब होता है कि, ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्साइड का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ ऑक्सीजन से जाकर मिल जाती है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसिड भी होती हैं, जैसे कि लेमन जूस आप जानते हैं, कुछ चीज़ें बेस जैसी होती है जैसे साबुन का पानी। तो ये जो एल्यूमिनियम और बच्चों ये जिंक है ना, एल्यूमिनियम मतलब कि Al2O3, ठीक है, और जिंक मतलब ZnO। तो ये जो बच्चे दो ये ऐसे मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स ना काफ़ी स्मार्ट होते हैं। जब भी ये एसिड से रिएक्ट करेंगे ये दोनों के दोनों, तो ये बेस की तरह
रिएक्ट करेंगे, मतलब जब ये एसिड में इनको मिलाया जाएगा तो ये बेस की तरह रिएक्ट करेंगे, और जब इनको बेस के साथ मिलाया जाएगा तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड से भी और बेस से भी। तो जब कोई भी चीज़, कोई भी ऑक्साइड्स आपके एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते होते हैं तो उनको बच्चों हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि MnO2, एक उसने हमें ये इक्वेशन दी है और वो कह रहा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्यों है ये हमें बताना है। तो बच्चों आप सबसे पहले तो एक रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझो। हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखनी है रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन में आप सब जानते हैं कि क्या क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में बच्चों आपको दो चीज़ों का पता लगाना होता है, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है आपका बच्चों हाइड्रोजन। इन दो चीज़ों का आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट साइड में देखिए, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड वाला होता है, तो उसमें आ रहा है आपका MnO2। MnO2 को हुआ क्या, MnO2 का नाम है मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के पास अभी देखो यहाँ पर क्या है, उसके पास ऑक्सीजन मौजूद है, उसके पास ऑक्सीजन है, ये हमें पता चल गया। लेकिन जब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ बच्चों, वो MnCl2 में बदल गया। MnCl2 का मतलब है कि इसके पास ऑक्सीजन जो है वो नहीं है। अब जब ऑक्सीजन उसने खो दिया और उसको हटा दिया तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन, जब ऑक्सीजन हमारे पास हट चुका है। तो इसका मतलब है कि ये जो MnO2 है ये आपका हो गया है रिड्यूस्ड। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब HCl है। अब HCl का क्या हुआ, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर इसके पास बच्चों हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है, हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है, लेकिन रिएक्शन के बाद वो Cl2 बन गया, यानी क्लोरीन गैस बन गया, जिसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। और जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन हो गया है तो हम कहेंगे कि HCl क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो इसमें से आपको ऑप्शन पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जिसमें लिखा है MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब क्या है रिड्यूस्ड का, कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में से, मैग्नीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट चुका है, इसलिए वो रिड्यूस हो गया है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड हो गया जिसमें से हाइड्रोजन हट चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कुछ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई कौन सी सही है। तो सबसे पहली है यहाँ पर वो कह रहा है कि सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर, और probability having a male child is more than that of a female child। और कह रहा है sex of a child is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse to form a zygote। अब इसमें से दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट हमारी ठीक हो सकती हैं। तो यहाँ पर बच्चों वो क्या कह रहा है कि देखिए सुनिए, देखो बच्चों इसमें वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहला कि बच्चे का जेंडर कौन तय करता है। तो इस सवाल में हमें ये जानना है कि जो चाइल्ड होगा वो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, हमें ये जानना है। तो अब ये पता कैसे चलता है, तो आप देखिए मदर के पास आपको क्या याद रखना है कि मदर के पास बच्चों X नाम का क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जो हमेशा ये आगे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करती है, चाइल्ड को ट्रांसफर करती है। अब फादर के पास देखो क्या होता है, फादर के पास दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है X और एक होता है Y। ये बच्चे को वो ट्रांसफर करते हैं। अब डिसीजन कैसे होता है कि अगर फादर के पास, फादर ने सपोज मान लो फादर के पास तो दो हैं, अगर फादर ने अपना वाई दिया और मदर का तो आपको पता है एक्स है ही, ये फादर का वाई है और मदर का एक्स है, तो अगर एक्स और वाई दोनों मिल जाएं तो जो चाइल्ड होगा वो आपका मेल होगा, मेल चाइल्ड।
ठीक है। और अगर देखो बच्चों फादर ने एक्स दिया और मदर के पास तो एक्स ही है, मदर का तो चेंज ही नहीं है क्योंकि मदर के पास तो एक ही चीज़ है। अब दोनों का एक्स एक्स मिलके यानी कि आपका जो चाइल्ड होगी वो आपकी फीमेल होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चे का जेंडर जो है वो फादर के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। और ये जेंडर उसी वक्त तय हो जाता है जब आपस में जो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल के गैमेट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तभी ये जेंडर जो है वो डिसाइड हो चुका होता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है कि सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम मदर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मदर से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, मदर से जेंडर डिसाइड नहीं होता, फादर के बेसिस पर जेंडर डिसाइड होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो फादर से मिला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड, ये तो कोई बात ठीक है ही नहीं कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं होता। और सेक्स ऑफ अ चाइल्ड हमेशा किस टाइम पे डिसाइड हो जाता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 9 देखते हैं अब क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? वो कह रहे हैं सबसे पहले ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में। दूसरा कह रहा है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके न्यूक्लियस में होते हैं किसी भी एनिमल सेल के। थर्ड वो कह रहा है ये हमेशा पेयर में होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल में। चौथा कह रहा है कि ये प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें से कौन सी बात सही है वो हमें पहचान। तो देखो इसमें से कौन सी बात सच है बच्चों कि क्रोमोसोम्स क्या हैं? देखो क्रोमोसोम्स ये हैं कि हमारी बॉडी में आपको पता है सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर होता है बच्चों न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे से काफ़ी सारे थ्रेड्स होते हैं। क्या होते हैं? थ्रेड्स। इन्हीं थ्रेड्स को बच्चों हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। आपने याद रखना है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के काम क्या है? सबसे पहला ये क्या करते हैं कि ये जो भी डीएनए है, डीएनए आप समझते हैं कि जैसे आपके बालों का रंग, आपका हाइट, ये सब डिसाइड करता है। तो इसको पैक करके रखते हैं, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट्स से आगे नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाते हैं। दूसरा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड की तरह दिखते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे ये दिखाई देते हैं। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये सेल्स को बांटने में भी हेल्प करते हैं। जब आपकी बॉडी को नए सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जब आपकी बॉडी को नए सेल बनाने होते हैं तो ये क्रोमोसोम आपस में बट जाते हैं ताकि नए सेल को भी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आप देख रहे हो ये तीन चीज़ें क्रोमोसोम के लिए सही हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर थर्ड में इन्होंने हमें दे रखा है कि ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हमारे नॉर्मल सेल में तो ये पेयर में होते हैं, लेकिन जो सेल रिप्रोडक्टिव होते हैं उसमें हमेशा ये सिंगल वे में होते हैं, यानी कि अकेले ही प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ये पेयर में नहीं होते। तो 1, 2 और ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 10th कह रहा है इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। ऐसी जगह बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब नर्व्स में ये मैसेज जो है वो करंट की तरह दौड़ते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और जहाँ पर ये मिल जाते हैं, जब ये करंट एक नर्व से दूसरी नर्व तक जाते हैं, किसी भी मसल में पहुँचते हैं, तो उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के करंट का जो गैप होता है उसको सीधा क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए एंड पर ये करंट एकदम से केमिकल मैसेज में बदल जाते हैं। और ये केमिकल मैसेज स्विम करते हुए जाते हैं, और जब ये कन्वर्जन नर्व और एक मसल का बीच में होता है तो उस जगह को बच्चों हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल बन जाता है। ये कन्वर्ट कह रहा है, वहां पर वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन। अब वो पूछ रहा है कि हमसे स्टोमेटा कब कब बंद होता है। स्टोमेटा कब कब बंद होता है बच्चों? स्टोमेटा आपको पता है टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स पर। इनका मेन काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ठीक है, और वाटर को क्या करते हैं?
वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों आपको 2 केस याद रखने हैं कि स्टोमेटा बंद कब होता है। सबसे पहला, जब स्टोमेटा के ये जो पोर्स हैं, टाइनी पोर्स हैं, उनको कौन संभालता है? गार्ड सेल्स। कौन संभालता है? गार्ड सेल्स। जब इन गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है तो वो बच्चों क्या हो जाता है? जब वाटर निकल जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं? श्रिंक, सिकुड़ जाते हैं। और ये जो पोर्स हैं ये बंद हो जाते हैं। और ये तब होता है जब प्लांट को क्या करना होता है? पानी को बचाना होता है। ठीक है। दूसरा, ये कब बंद होते हैं बच्चों? जब इनको CO2 की ज़रूरत ही नहीं होती। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत कब होती है? जब उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है, खाना बनाना होता है। अगर जैसे रात हो गई और ये प्लांट काफ़ी स्ट्रेस में है, मतलब कि पानी की इसमें कमी है, तो वो खाना नहीं बना रहा होता। तो जब खाना ही नहीं बनाना तो CO2 की ज़रूरत ही नहीं होगी, इसलिए वो क्या करता है? स्टोमेटा को बंद कर लेता है। ये टाइनी पोर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो आपने 2 केसेस याद रखने हैं। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही केस है। इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा कब क्लोज होता है? जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है? नहीं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस थोड़े करना है। दूसरा, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर, यस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और थर्ड देखो, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। यस, अभी मैंने आपको बताया जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं, तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो ये 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सेकंड और थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चों, at what distance from a convex lens should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on the screen? अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि देखो, कॉन्वेक्स लेंस की बारे में बात हो रही है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस बच्चों एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है जो लाइट को एक जगह पर जमा कर देता है। अब हर लेंस में खास दूरी होती है जिसे हम कहते हैं बच्चों, याद रखना है आपने, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, जिसको हम F से भी डिनोट करते हैं। तो ट्रिक आपको यहाँ पर रूल क्या याद रखना है कि अगर आपको जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर आपका जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज स्क्रीन पर चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्ट को जो फोकल लेंथ है उसको आपको डबल करना पड़ेगा। डबल डिस्टेंस की दूरी पर उसको रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और तो आपको ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 2F, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। और इमेज भी 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगी और साइज उसका बिल्कुल बराबर होगा। तो आपको याद रखना है कि कितनी दूरी पर आपको ऑब्जेक्ट रखना है कि सेम साइज की इमेज बने स्क्रीन पर। तो आपने क्या करना है कि फोकल लेंथ को डबल कर देना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। नंबर 13 देखते हैं कि लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। जब भी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन आ जाए तो इसका आंसर हमेशा रेटिना होगा। इसका मतलब है कि हमारी आंखों में इमेज कहाँ पर बनती है? ये आंख का एक पिछला हिस्सा है जिसमें लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जैसा होता है, और जो भी चीज़ हम देखते हैं उसकी इमेज रेटिना पर बनती है। यहाँ पर इमेज उल्टी बनती है बच्चों, और फिर जब ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक मैसेज जाता है तो वो इमेज हमारी सीधी हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर वो पूछ रहा है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये आपका किस तरीके से होता है? एक स्प्रिंग जैसा, ऑयल कॉइल आप समझ लो जैसा होता है। जब उसमें करंट डालते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। और जब हम सोलेनॉइड के बिल्कुल अंदर देखते हैं ना, तो जो बच्चे इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं ना, वो कैसी होती हैं? बिल्कुल सीधी होती हैं, बिल्कुल सीधी, कहीं से भी मुड़ी हुई नहीं होती, और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसे रेलवे ट्रैक होता है। तो इसका मतलब है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यूनिफॉर्म होता है। तो ये किस पिक्चर में होगा? ऑब्वियस सी बात है कि ए में होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सीधी होती है। ये दिख तो कॉइल जैसा रहा है, लेकिन अंदर से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे की, और काफ़ी स्ट्रांग फोर्स इनमें होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं।
आइडेंटिफाई द फूड चेन, फूड चेन को आइडेंटिफाई करने में कह रहा है और कह रहा है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहां पर मिसिंग है। तो देखो बच्चों, इसमें हमें ये बताना है कि ऐसी फूड चेन पहचाननी है जिसमें सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यानी कि जो घास खाने वाले जानवर हैं वो गायब हैं, यानी मिसिंग है या फिर गलत जगह पर है। तो आपको बच्चों एक चीज़ याद रखनी है कि जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स वो क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहला होता है लेवल 1 जिसे हम कहते हैं T1। ये होते हैं आपके खाना बनाने वाले, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ठीक है, जिसको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, या फिर ग्रास हो गया। दूसरे लेवल पे आता है आपका T2 पे घास को खाने वाले। अब इन्हीं घास को खाने वाले कौन होंगे, हर्बीवोरस, ठीक है, जैसे कि आपका गोट, टिड्डी, ठीक है। और थर्ड लेवल पे कौन होंगे, जो हर्बीवोरस को खाएंगे, जिसे हम कहते हैं कार्निवोरस, जैसे कि लॉयन वगैरह, ये सब खाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से देखते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में चेक करो, सबसे पहला है ग्रास, फिर है गोट, फिर है लायन। अब यहाँ पर ग्रास जो है वो T1 है, यहाँ पर ग्रास क्या है, T1 है। गोट जो है उसे खाने वाली गोट जो है वो मौजूद है T2 पर, और लेकिन तो लेवल 2 तो मिसिंग है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। मतलब कि भाई इसमें तो ये ऑप्शन तो आपका सही है, वो हमसे मिसिंग वाला पूछ रहा है, तो इसमें तो कुछ मिसिंग नहीं है। दूसरा देखते हैं, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। देखो दरअसल फाइटोप्लैंकटन जो होता है ना बच्चों, ये T1 लेवल का होता है, और जू प्लैंकटन जो होता है वो T2 लेवल का होता है। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, लेकिन मौजूद तो है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन भी आपको नहीं लगाना। नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। ये तो पूरा ही गलत सीक्वेंस है, क्योंकि टाइगर तो घास खाता ही नहीं है, ये तो सीक्वेंस ही गलत है। लेकिन हाँ, मिसिंग कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ग्रास हॉपर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग और ईगल। अब इसे ध्यान से देखो, रूल के हिसाब से ग्रास जो है वो T1 पर आना चाहिए था, ग्रास तो T1 पर आना चाहिए था लेवल 1 पर, और ग्रास होपर उसके बाद आना चाहिए था T2 पर, क्योंकि ग्रास होपर ग्रास को खाता है। लेकिन ऑप्शन में ग्रास होपर को ग्रास से पहले लिख दिया गया है। इसका मतलब है कि सही सीक्वेंस वाला जो सेकंड लेवल है वो अपनी सही जगह पर मिसिंग है। तो इस चेन में कौन किसको खाता है वाला लॉजिक ही टूट गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी में यही हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि सही सीक्वेंस में आपका सेकंड लेवल जो है वो मिसिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मल्टीपल फिजन पूछ रहा है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ रहा है, ईस्ट में है, लेशमेनिया में है, पैरामीशियम में या प्लाज्मोडियम में है। तो देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल फिजन से कौन रिप्रोडक्शन कर सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें फिजन का मतलब क्या है, जो टूट जाना, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन का मतलब है कि एक पेरेंट एक ही बार में बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देता है। तो वो बच्चों आपको याद रखना है, उसका आंसर है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसे है, ये मलेरिया की बीमारी करता है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो एक ही बार में बच्चों अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बना देता है और फिर सेल को तोड़कर बाहर निकलता है। ये तरीका मल्टीपल फिजन कहलाता है, तो आपने ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग से बनता है, जो कि देख लेते हैं। सबसे पहला है असर्शन रीजनिंग में, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद निट्रिक एसिड। क्यों, क्योंकि निट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट्स सेल गेट्स रिड्यूस्ड। अब देखो सबसे पहले मैं आपको असर्शन समझाऊं। वो कह रहे हैं कि जिंक जब नाइट्रिक एसिड से मिलता है तो H2 गैस निकलती है, बात तो सही है। H2 गैस नहीं निकलती, सॉरी, वो कह रहा है नॉट इवॉल्व्ड, तो बात सही है। आपने पढ़ा होगा कि मेटल जब एसिड से मिलता है तो H2 गैस तो निकलती है, लेकिन निट्रिक एसिड बच्चों थोड़ा सा स्पेशल होता है। अब स्पेशल क्यों होता है ये हम रीजन में देखते हैं। इसलिए होता है क्योंकि निट्रिक एसिड निकलने वाली जो H2 गैस है उसको तुरंत पानी में क्या कर लेता है, बदल देता है, इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, पानी में बदल देता है,
ठीक है। तो इस वजह से निट्रिक एसिड काफ़ी स्पेशल है। निट्रिक एसिड बहुत ही ताकतवर बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरों को चेंज करने वाला होता है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है ना, ये उसे पकड़ लेता है और पानी में बदल देता है, इसलिए हमें H2 गैस जो है वो दिखती ही नहीं है। तो ये तो दोनों बातें सही हैं और उसका रीज़न भी यही बता रहा है कि असर्शन क्यों हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 में। देखो बच्चों, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। क्यों? क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। अब देखो असर्शन समझो, यहाँ पर वो कह रहा है कि जो नुकसान देने वाले केमिकल्स होते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड, वो फूड चेन में सबसे ऊपर वाले जानवर में सबसे ज़्यादा जमा हो जाते हैं। बात तो सही है। अब जब फूड चेन में सबसे ऊपर वाले जानवर में जमा हो जाते हैं ना, उसे बच्चों हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये जो इसने असर्शन में बताया है इसे हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब रीजन देखते हैं। रीजन में वो कह रहा है कि जो नुकसान देने वाले केमिकल्स होते हैं ना, वो खेती पर, क्रॉप्स पर कीड़े मारने के लिए डाले जाते हैं। बात तो सही है, लेकिन केमिकल्स की शुरुआत तो घास से ही होती है, ठीक है। लेकिन क्या रीजन असर्शन को समझा पा रहा है? यहाँ पर रीजन तो बस ये बता रहा है कि केमिकल आया कहाँ से है, लेकिन असर्शन तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जमा क्यों हुआ, एक्यूमुलेट क्यों हुआ। तो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट इसलिए हुआ क्योंकि हर लेवल पर कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। रीजन ये बात को नहीं बता रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों की बोथ असर्शन रीजन तो ट्रू है लेकिन रीजन असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 19 पर। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब देखो बच्चों, पानी में रहने वाले जो जानवर है जैसे मछलियां हैं, है ना, मछलियां आपकी क्या है, वो सांस लेने की रफ्तार उनकी जमीन पर रहने वाले जानवरों से बहुत तेज होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। क्यों होती है? आपने देखा है ना, जैसे मछलियां कितनी जल्दी जल्दी अपने मुंह से पानी अंदर खींचती रहती हैं, सांस लेती है, तो इंसान इतनी जल्दी सांस नहीं लेता। क्यों? क्योंकि रीजन वो कह रहा है कि जो पानी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई, और एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, मतलब हवा से भी ज़्यादा। ये बात तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हवा में तो बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, 21% हवा में ऑक्सीजन जो है वो है, लेकिन पानी में तो बहुत कम ऑक्सीजन घुली हुई होती है। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम है इसलिए मछलियों को ज़्यादा तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है ताकि वो उतनी ही ऑक्सीजन निकाल सकें जितनी इंसान हवा से निकालते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट होगा, जिसमें आपको ऑप्शन में लगाना है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन पूरी तरीके से रॉन्ग है। 20th लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। अच्छा, क्यों? क्योंकि रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। अब ये क्या कह रहे हैं, समझो मेरी बात। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रेनबो जो सूरज की रोशनी का एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम होता है बच्चों बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ कलर्स। और आपको पता है रेनबो 7 कलर से मिलके बनता है, जिसमें आपको सबको याद रखना है विबग्योर। विबग्योर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो विबग्योर, रेनबो तो आपका 7 बैंड ऑफ कलर्स है और सनलाइट की हेल्प से ही बनता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। 7 रंग दिखते हैं और ये रंग कब बनते हैं? जब सूरज की एक वाइट लाइट पानी की बूंदों से टकराती है और अलग अलग रंगों में टूट जाती है, और रंगों की इसी जो ये पूरा पट्टियां बन जाती हैं, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, बैंड बन जाता है। तो ये बात तो सही है। अब रीजनिंग देखते हैं। रीजन में वो कह रहा है कि रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड। बिल्कुल गलत। ओवरहेड का मतलब है रेनबो तब बनता है जब सूरज जो है बिल्कुल सर के ऊपर होगा और हवा में पानी की बूंदें भी हों। ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों। देखो, रेनबो फॉर्मेशन के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। रेनबो कब बनता है? सबसे पहला आपको याद रखना है कि एक तो वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए,
ये तो बिल्कुल सही बोला है इसने, लेकिन एक चीज इसने बिल्कुल गलत बोल दी, जो कि ये है कि सूरज सर के बिल्कुल ऊपर होगा, ओवरहेड नहीं। सूरज हमेशा देखने वाले की, अगर आप सब हमेशा जैसे रेनबो के अपोजिट बनेगा, जैसे सपोज मान लो कि रेनबो यहाँ पर बन रहा है, तो सूरज हमेशा इसके इस तरफ होगा। आपने याद रखना है, हमेशा ऑपोजिट होंगे ये दोनों, कभी भी इस तरीके से हमेशा ऑपोजिट ये रहेंगे। अब अगर सूरज सर के बिल्कुल ऊपर होगा तो रोशनी बूंदों में सही एंगल पर घुस ही नहीं पाएगी और रेनबो बनेगा ही नहीं। तो सूरज हमेशा देखने वाले के बिहाइंड द ऑब्जर्वर होता है, मतलब उसकी पीठ के पीछे होना चाहिए, और रेनबो हमेशा आपकी आंखों के सामने फ्रंट में बनेगा, तभी रेनबो फॉर्मेशन होगा। तो आपने याद रखनी है ये दो कंडीशन रेनबो की। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ओवरहेड नहीं होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। आगे हम इस तरीके से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे प्रीवियस ईयर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा और आपको काफ़ी कंसेप्ट्स नए नए मिलेंगे, जिसमें आपको क्लियर भी बहुत कुछ होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अगर आपको ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी हो, अगर आपको मज़ा आया हो, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताओ, और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबकी हेल्प करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम और ज़्यादा लेवल को बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। थैंक यू।